नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 26 जून 2020 और आज के डेली 30 का जो टर्म्स है वो आज हम इकोनॉमी का डिस्कशन करते हैं या इसमें एक टॉपिक और है इन्वायरमेंट का, शायद इन्वायरमेंट का डिस्कशन करते हैं। तो इकोनॉमी के अंतर्गत आज का जो डिस्कशन है वो भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग प्रणाली के इतिहास पर है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था कैसे शुरू हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे और आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देखेंगे। 20 क्वेश्चन आज के टॉपिक पर और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर। टोटल 30 क्वेश्चन का डिस्कशन हमको रोज करना होता है। आज भी हम 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी ने डाली। क्या ये बात सही है? ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां थी तब क्या बैंकिंग प्रणाली की नींव पड़ चुकी थी? बिल्कुल सही है। तभी से इसकी नींव, इसका फाउंडेशन हो चुका था। और दूसरा है कि भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का प्रारंभ आजादी के बाद हुआ। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें तो अगर इसमें एक स्टेटमेंट आपको सही से पता है तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्यू डाली ये सही है तो दूसरा गलत हो गया। ऐसे प्रश्न कई बार आपसे यूपीएससी में या अन्य भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं जहां पे आप रीजनिंग से प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। यहाँ पर डेली 30 के डिस्कस करने का उद्देश्य क्या है? क्या आपके पास मार्केट में मटेरियल नहीं है? क्या आपके पास ऐसा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए कि आप पढ़ नहीं सकते? ऐसा नहीं है। यहां पर मैं आपको पढ़ने का तरीका बताने की कोशिश करता हूं। मैं कितना सफल होता हूं ये आप बता सकते हैं। यहां पर आंसर निकालने का तरीका मैं डिस्कस करता हूं, इसमें भी मैं कितना सफल होता हूं ये आप बता सकते हैं। आप लिख कर बता सकते हैं, आप इस वीडियो को पसंद करके बता सकते हैं। तो पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठग ऑफ हिंदुस्तान नहीं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में स्थापित हुआ था, कब हुआ था? यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक विदेशी पद्धति के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1770 में स्थापित हुआ था। यूरोपियन पद्धति पर यह आधारित था क्योंकि उस समय तो यहां पर जो भी था वो अंग्रेजों का था। और ये जो स्थापित हुआ था वो कहां पर हुआ था? कोलकाता में स्थापित हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है कि 1931 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1931 में क्या हुई थी या नहीं, इसको हमको चेक करना है। पहले मैं आपको बताऊं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1931 में नहीं बना था, यह बना था 1921 में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और इसमें शामिल थे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक पहले जो बने थे उनको एक में सम्मिलित करके तीनों को संयुक्त रूप से मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा है 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के द्वारा, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नया रूप था जो 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के बाद में रख दिया गया था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आप इसका उत्तर ना जानते हो। 1881 में एक बैंक स्थापित हुआ भारत में। उस बैंक का नाम था अवध कमर्शियल बैंक। क्या नाम था? अवध कमर्शियल बैंक। यह स्थापित हुआ था 1881 में। लेकिन भारतीयों द्वारा अगर आपसे पूर्ण रूप से संचालित बैंक पहली बार पूछा जाए कब स्थापित हुआ तो 1894 तक आप आइए। 1894 में एक बना पंजाब नेशनल बैंक और ये देश का पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में 1917 से 1923 ईस्वी का जो काल है वो बैंकिंग संकट का काल माना जाता है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में देश में वाणिज्यिक बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए हुई थी, यानी कि इससे प्रोत्साहन मिला। पहला जहां तक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि 1917 से 1923 के बीच का जो काल था वो बैंकिंग संकट का काल माना जाता है। ये पूरा फेज याद रखिएगा। और 1921 का जो एक समय है इसमें एक जनगणना हुई थी, एक सेंसस हुई थी। इस सेंसस के बारे में भी कुछ कहा जाता है।
जरा कमेंट करके आप बताएंगे कि इस सेंसस के बारे में क्या कहा जाता है, क्या महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा स्टेटमेंट जहां तक है कि 1935 में जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहन मिला, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जो हमारे यहाँ के वाणिज्यिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ और 19 जुलाई को हुआ। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है कि 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी सही है। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? बैंकिंग सेक्टर में सुधार होते रहते हैं, इनमें से कौन सी एक समिति थी जिनकी अध्यक्षता में 1991 में एक समिति का गठन हुआ और उसका उद्देश्य था बैंकिंग सेक्टर में सुधार, और 1991 में यह गठित समिति थी नरसिंघम समिति, एम नरसिंघम समिति। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें 9 सदस्य थे, है ना, और इसके चीफ थे एम नरसिंघम। अगला प्रश्न, महिला बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? महिला बैंक बहुत पुराना बैंक नहीं है। महिला बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 19 नवंबर 2013 को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा था। 19 नवंबर 2013 को इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय कहां बनाया गया था? मुंबई में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। एक कमेटी गठित की गई थी 1926 में, और 1926 में जो ये कमेटी गठित की गई थी इसने सिफारिश की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक जैसा कोई बैंक बनाया जाना चाहिए, और ये कमेटी थी हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमीशन था, हिल्टन यंग आयोग था जिसने ये सिफारिश की थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का कि भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1 जनवरी 1949 बिल्कुल सही तिथि है जब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोनों राष्ट्रीयकरण वाणिज्यिक बैंकों का और रिजर्व बैंक का अलग अलग तिथियां हैं। वाणिज्यिक बैंकों का हमने अभी डिस्कस किया था, अब रिजर्व बैंक का भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो याद रखिएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आरबीआई जो है, आरबीआई दिल्ली में स्थित नहीं है इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन का कि भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोटों का निर्गमन करता है। करेंसी नोट जो होते हैं उनका निर्गमन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, यह दूसरा स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है? भारतीय रिजर्व बैंक और भी कई कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश की साख तथा बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में, एजेंट के रूप में और आर्थिक एवं वित्तीय मामलों पर परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण करने के साथ साथ में जितने भी नोटों की और सिक्कों की निर्गमन की बात आती है उनका नियंत्रण करता है। सरकार का वित्त मंत्रालय का कार्य ये करता है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय वैसे जो कार्य करता है, जैसे 1 रुपए के नोट और सिक्के जो हैं, 1 रुपए के नोट और जो सिक्के हैं वो कार्य सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, जबकि अन्य जो कार्य हैं, जो और नोट हैं और सिक्के हैं और जो करेंसी है, उनका निर्गमन का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। तो ये अंतर समझिएगा। और ये बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों उत्तर यहाँ पर, दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1 रुपये के नोट और सिक्कों का निर्गमन छोड़ के, मैंने कहा ना, और नोटों का ये निर्गमन करता है, लेकिन 1 रुपये के नोट और जो सिक्के हैं इनका निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है भारत सरकार का। बाकी जितने भी नोट हैं उनका आरबीआई करता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यह प्रश्न कई बार आपके सामने आया होगा, आप इसको जानते भी होंगे। तो 1 रुपये का जो नोट होता है इस पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। 1 रुपये का नोट अब कहीं वैसे ही नजर आएगा, नई चलन में तो नहीं। अब 2-2 हजार की नोटें चल रही हैं, तो ऐसे कहाँ 1 रुपये के नोट से काम चल रहा है। बस वो वही निमंत्रण और न्योता पानी में ही काम आने वाला नोट रह गया है।
तो सी ऑप्शन इसका। वैसे बड़ा प्यारा लगता था वो छोटा सा नोट, उसका कलर मुझे बड़ा पसंद था। तो वित्त सचिव के इस पे हस्ताक्षर होते हैं। और भारत में जो ये वित्त सचिव होता है वो ऐसा नहीं है कि सारी और नोटों पर हस्ताक्षर करता है, ध्यान रखिएगा। अन्य नोटों पर रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। मनमोहन सिंह जी भी पहले गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है ना। और भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? 1 अप्रैल 1957। एक नया फैक्ट आप यहां पर याद कर लीजिए, हो सकता है इस पर प्रश्न आपको यहां ना मिले। अगला प्रश्न है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना देश में कब से लागू है? ओम्बुड्समैन का नाम आपने सुना होगा, लेकिन बैंकिंग ओम्बुड्समैन की योजना जो है ये 14 जून 1995 से लागू है, यानी कि ये काफी पहले लागू हो गई थी। और देश भर में जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना है इसके तहत क्या होता है, सभी अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक के ग्राहक प्रहरियों के दायरे ग्राहक जो हैं ये प्रहरियों के दायरे में आते हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसके दायरे में नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है इसमें वाणिज्यिक बैंक आएंगे, सहकारी बैंक आएंगे, लेकिन इसके अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं आते हैं। और कोई भी ग्राहक जिनकी सेवा संबंधी शिकायतों का निपटारा संतोषजनक तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो संबंधित बैंक शाखा और उसके शीर्ष प्रबंधन द्वारा 2 भाव के भीतर अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो बैंकिंग लोकपाल के पास 1 वर्ष के अंदर उस मामले की शिकायत कर सकता है। ये पूरी डिटेल बात इसके बारे में रही। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की तृतीय अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुसूची है, उसमें विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। तो जो तृतीय अनुसूची है ये कह रहे हैं कि उसमें अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के बारे में बताया गया है। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि तृतीय नहीं द्वितीय अनुसूची में कहा गया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि से बैंकों के नगद कोष में वृद्धि होती है। दूसरा स्टेटमेंट समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो नगद आरक्षण अनुपात होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है? CRR जो होता है ये भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार सभी अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग 3% के बराबर रिजर्व बैंक में नगद के रूप में रखना पड़ता है। यानी कि CRR जो नगद आरक्षण अनुपात है इसको ये RBI के पास एक निश्चित जो इनका पूंजी होगी उसका 3% वहां पे रखेंगे। अब 3% जब उसके पास रख देंगे तो नगद कोष में वृद्धि होगी कि कमी होगी? कमी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट पहले ही हम गलत कर चुके हैं, सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है कि बैंकों में चालू खाते तथा बचत में जमा राशियां मांग जमा के अंतर्गत नहीं आती है। जो मांग जमा होती है, डिमांड डिपॉजिट जो होती है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है अगर आप ये जानते होंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। इसके अंतर्गत उन सभी जमा राशियों को शामिल किया जाता है जो जमाकर्ता द्वारा अपनी इच्छानुसार चाहे जब भी वापस मांगी जा सकती हैं। तो बैंकों में जो चालू खाते और बचत खाते में जमा राशियां होती हैं वो कभी भी ग्राहकों के इच्छानुसार वापस ग्राहक ले सकता है, उसको वापस करना होगा बैंक को। तो यानी कि ये आती हैं डिमांड डिपॉजिट में, क्योंकि डिमांड की जा सकती है। ध्यान से पढ़िए, डिमांड डिपॉजिट यानी डिमांड उसकी मांग उसकी की जा सकती है। तो ये डिमांड डिपॉजिट में अगर आती है तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, यहां लिखा नहीं आती है। दूसरा है कि रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बांडों व प्रतिभूतियों जिनकी पुनर्खरीद समझौते के तहत प्रतिभूतियों की जो बात की जाती है उनकी बात यहां पे की जा रही है। तो बांड और जो प्रतिभूतियां हैं, ठीक है, तो बांड और सिक्योरिटीज पर अदा की जाने वाली जो ब्याज दर है उसको रेपो दर कहा जाता है। ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। रिजर्व बैंक के द्वारा जो बैंकों को सरकारी बांड या प्रतिभूतियां बेची जाती हैं और उन पर फिर जो ब्याज दिया जाता है ना, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वही रेट होता है कि, अच्छा आप लोग बताएंगे रेपो रेट क्या होता है? मान लीजिए कि आरबीआई है और एक कोई बैंक है। अब रेपो रेट क्या होगा? आरबीआई के पास बैंक जमा करेगा उस पर जो ब्याज मिलेगा, या आरबीआई बैंक के पास जमा करेगी उस पर जो ब्याज मिलेगा उसकी दर क्या होगी? इसको आपको बताना है। इसलिए मैं यहां नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक बार मैं इसकी डेली 30 में चर्चा कर चुका हूं। तो आज का ये प्रश्न है। तो दूसरा स्टेटमेंट फिलहाल बिल्कुल सही है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर 15 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि वह कोई भी चीज जो विनिमय के साधन के रूप में मान्य हो मुद्रा कहलाती है। आप जिससे कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कार है और किसी ने आपको कुछ पैसे दिए तो आपने कार बेच दी। अगर आपका मन है तभी की बात है। यहाँ पे इन्हें कहिएगा नहीं मैं क्यों बेचूंगा, मैं तो कार अपनी बेचूंगा नहीं, मैं अपना मोबाइल फोन क्यों बेचूं। यहाँ पे बात नहीं हो रही है, आप बेचने वाले हैं तभी बात हो रही है। तो विनिमय के साधन के रूप में जो मान्य हो, तो पैसा आप लेते हैं तो यानी मान्य है उसको। आपको पता है कि अगर 1.5 लाख रुपए किसी ने दिए, आपकी पुरानी कार ली, तो 1.5 लाख रुपए की कुछ वैल्यू है, वैसे तो कागज ही है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है उसको ट्रेड मनी कहा जाता है। अब बताइए दूसरा स्टेटमेंट सही है क्या? ये ट्रेड मनी की ही डिफिनीशन दी है, जिसमें पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है, शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति पाई जाती है, और वो विदेशी मुद्रा होती है। उसे ट्रेड मनी नहीं, उसे हॉट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं। ये हॉट मनी की परिभाषा दी है। तो ट्रेड मनी में ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। ये शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति हॉट मनी में पाई जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसी मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूर्ति उसकी मांग की तुलना में अधिक रहती है वो क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी, हॉट करेंसी, सॉफ्ट मनी, क्या कहलाती है वो? अच्छा बताइए कि मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट है और उसमें किसी मुद्रा की मांग जो है वो कम है और पूर्ति उसकी मांग की तुलना में ज्यादा है, तो ऐसी मनी हार्ड तो हो नहीं सकती। कैसे हार्ड होगी भाई? आप जितना चाहिए उससे ज्यादा तो सप्लाई है। तो ऐसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सामान है और आप उस सामान को बेचना चाहते हैं, तो सामान की अगर आपके पास कमी है तब तो उसके ग्राहक ज्यादा होंगे, तो आप अपना थोड़ा हार्ड होके भी बेच सकते हैं उसको, ऐसे समझिए। लेकिन आपके पास सामान बहुत है, ग्राहक है नहीं, तो आप सोचेंगे ये खराब ना उससे पहले बिक जाए, तो आपको सॉफ्ट रहना पड़ेगा। ठीक मुद्रा पे यही कंसेप्ट लगा दीजिए, तो ये सॉफ्ट मनी कहलाती है। यानी कि मनी ज्यादा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में और उसकी डिमांड कम है, तो ये सॉफ्ट मनी हो जाएगी। उदाहरण से समझिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां पर क्या होता है, मुद्रा का क्या निर्माण होता है, लेन देन किया जाता है, मुद्रा इकट्ठा की जाती है, क्या किया जाता है। अगर बाजार शब्द आ गया तो जाहिर सी बात है कि वहां लेन देन होगा। बाजार में आप क्या करते हैं? पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, और सामान बेचने वाला सामान देता है, पैसा लेता है। तो मुद्रा का लेन देन जहां होगा वही तो बाजार होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? इकोनॉमी को एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, अगर उन उदाहरणों के माध्यम से इकोनॉमी को समझने का प्रयास आप करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इकोनॉमी आपको बहुत आसान लगेगी। और मोटी मोटी किताबों में उलझ जाएंगे तो आप समझते रहिए, वो भी कह रही है हम नहीं समझ में आएंगे। अवमूल्यन क्या क्या अर्थ होता है? अवमूल्यन क्या है? अवमूल्यन हो रहा है, अंग्रेजी में इसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, यानी कि किसी की वैल्यू का कम हो जाना। जब किसी कारणवश किसी मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा, मान लीजिए कि 1 रुपया है और एक तरफ ये डॉलर है, तो डॉलर और रुपए की आप तुलना कर रहे हैं, और डॉलर की तुलना में 1 डॉलर में मान लीजिए 70 रुपये, ये 1 डॉलर है और इधर 70 रुपये है। अब 1 डॉलर के बदले हमको 75 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, ऐसा हो गया अंतरराष्ट्रीय मूल्य। या 1 डॉलर के बदले हमको 76 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, और मुद्रा जो हमारी रुपया है, रुपये की वैल्यू क्या हो गई? घट गई, क्योंकि एक ही डॉलर के बदले में हमको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो किसी मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा की तुलना में जब कम हो जाता है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। कभी कई बार इसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, अपने मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, ठीक है। और कई बार मतलब ये आगे जो पॉलिसीज हम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। कुल मिला के मुद्रा में कमी का मामला होता है, किसी मुद्रा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा की तुलना में कम कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा को अवमूल्यन कहा जाता है। अंतिम प्रश्न आज के टॉपिक का, फिर करंट अफेयर हम देखेंगे। वैधानिक मुद्रा से भुगतान करने पर लेनदार इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। बात यह कही जा रही है, मान लीजिए कि आप ओरिजिनल नोट लेके जाएं, गांधी बाबा इसमें बने हो, 100 रुपया लिखा हो इस पे, और मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं ये पूरी है, यानी कि वो एक मतलब ऐसी मनी है जो स्टेट्यूटरी करेंसी है, वैधानिक मुद्रा है, तो दुकानदार उसको लेने से मना नहीं कर सकता।
ये नहीं कह सकता कि ये मुद्रा मैं नहीं लूंगा, ये बेकार है। अब वो कटी फटी ना हो, वो अलग शर्त है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि विमुद्रीकरण, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण काले धन को निकालने हेतु तो अपनाई गई युक्ति है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो ये भी बिल्कुल सही है। विमुद्रीकरण जो किया गया था कि काला धन बाहर निकल के आ जाए, बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, बाकी सब लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये युक्ति यही थी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देख लेते हैं। उसके पहले मेरी टीम की तरफ से आपके लिए एक सूचना है। बीओ का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इसके लिए हमने एक पीटी श्योर सीरीज का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है और उसका ऑनलाइन, और साथ में आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। 7 मॉक टेस्ट का हम पीडीएफ आपको उसमें दे रहे हैं, जो यूट्यूब पे हमने डिस्कस किया था। 9th 10th मंथ का, नवंबर टू अगस्त का करंट अफेयर हम पीडीएफ और वीडियो आपको दे रहे हैं मंथली वाइज। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपसे उसमें डिस्कशन करूंगा, उसका वीडियोस और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और साथ में इस बीच में जितना भी जीके का टॉपिक हम मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं, उसका भी पीडीएफ आपको ऐप के थ्रू मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको मात्र 499 रुपये में दिया जा रहा है। आप हमारी वेबसाइट या ऐप से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स आपको ऐप पे ही अवेलेबल होगा, आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप है, या फिर आप 6307281212 पर हमें कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखते हैं और समाप्त करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए, उसकी तस्करी को रोकने के लिए। अगर उसका दुरुपयोग रुक जाए तो तस्करी कहाँ होगी, क्योंकि उसका जब यूज नहीं होगा तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी तो तस्करी नहीं होगी। तो 26 जून को यह मनाया जाता है, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया तो जाता है, इस बार भी ये मनाया जा रहा है। 2020 की इसकी जो थीम है वो भी आप नोट कर लीजिए या इसको सुन लीजिए। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये इस बार की इसकी थीम है। लेकिन ये बहुत कारगर इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आज का हमारा जो युवा है वो इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इनका आसक्त हो गया है, इधर बहुत ही वो अट्रैक्ट होता है। मैंने देखा है 9th-10th के बच्चे आज आपको सिगरेट पीते हुए मिल जाएंगे, है ना। छोटे छोटे इंटर पास बच्चे आपको बियर और अन्य मदिरा पान और सेवन करते आपको मिल जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है। अगला प्रश्न, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फत्व की स्थापना कब की गई थी? फत्व का जैसे ही नाम आता है तो पाकिस्तान का नाम याद आ जाता है। कभी ये ग्रे लिस्ट में रहता है तो कभी ये ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। अभी हाल में पाकिस्तान फिर से ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गया। अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो अभी मीटिंग हुई इसकी, तो उसमें ब्लैक लिस्ट में प्रवेश करने से ये बाल बाल बचा है। आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रहा पाकिस्तान, और ये फंडिंग होती ही रहती है, इसी के खिलाफ ये कार्य करता है फत्व। तो अभी बाल बाल बचा है। ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फत्व के बारे में जान लें। तो ये जो फत्व है, फत्व की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये 1989 में हुई थी, 1989 में, और इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताया ही। अगला प्रश्न, कोविड सुरक्षित व्यवहार विकसित करने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट टू न्यू नॉर्मल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सी संस्था है जिसने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है, नेविगेट द न्यू नॉर्मल? ये जो कार्यक्रम है, ये जो अभियान है, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस व्यवहार में परिवर्तन अभियान के लिए जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भागीदार है। ये इतने बड़े बड़े फाउंडेशन हो गए हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट से अच्छा काम करके कई बार दिखा देते हैं। अनलॉक चल रहा है, अनलॉक में इसका उद्देश्य क्या है कि कोविड का जो फैलाव है उसको रोकने के लिए एक ऐसे व्यवहार को विकसित किया जाए जिसमें लोग सजग रहें, मास्क पहने, और जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक इतना ज़्यादा केयर करें अपना, जैसे सैनिटाइजेशन, जैसे सैनिटाइजर का उपयोग, हाथ धोना, ये सब जागरूकता फैलाने का कार्य इसमें किया जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहां शुरू किया गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लीजिए। पीसीएस के लिए एक ऐसा प्रश्न ये मैं मानता हूं कि ये छप चुका है। और ये जो योग विश्वविद्यालय है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया जा रहा है। इसका नाम क्या होगा? लॉस एंजलिस में ये बनाया जाएगा और स्वामी विवेकानंद के नाम पर इसका नाम विवेकानंद योग विद्यालय, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया है। और इस विश्वविद्यालय को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्मरण उत्सव के रूप में इसको लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि इसको बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन किस देश में किया गया? इंटरनेट शटडाउन का मतलब इंटरनेट बंद हो जाना। म्यांमार में दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन का दूसरा वर्ष शुरू हो गया 21 जून 2019 को। यहां पर एक राखीन प्रांत है, राखीन राज्य के बारे में आपने सुना होगा। तो राखीन जो यहाँ का स्टेट है, जो यहाँ का प्रांत है, वहां पर 21 जून 2019 को इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी। और उसके बाद अब इसको आगे भी कंटिन्यू रखा गया है। कई प्रांतों में हटाया गया है, लेकिन अभी भी इसको आगे रखा जा रहा है कंटिन्यू। और दो राखीन राज्य की एक माड़गा बस्ती है, तो मांगड़ा बस्ती जो है उसमें 2 मई 2020 को हटा दिया गया था। फिर शेष टाउनशिप में 1 अगस्त 2020 तक इंटरनेट बंद रखने की अभी योजना बनाई गई है। तो ये देश म्यांमार हो गया जहां पर सबसे लंबे समय तक रहा है ऐसा। और इंटरनेट बंद हो जाए तो आप सोचिए, हम आप भी नहीं मिल पाएंगे। जो हम ये क्लास डिस्कस करते हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाल ही में किस देश की नौसेना ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है जिसने हिंद महासागर में अपना एक अस्थायी बेस बनाने का निर्णय लिया है। परमानेंट मिलिट्री बेस ये बनाने जा रही है। ईरान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये घोषणा उसने अभी 23 जून को की है। अलीरेजा तंगसिरी द्वारा ये घोषणा की गई है। अलीरेजा तंगसिरी जो है ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है उसके नौसेना के क्या है, कमांडर हैं। ठीक है। और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है ये ईरान के सशस्त्र बल की एक शाखा है जो कि काफी पहले स्थापित हुई थी 1979 में। बस इतना जानिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? ई ब्लड सर्विसेज यानी कि ये ब्लड से रिलेटेड है और ई लगा हुआ है यानी कि इसकी इंटरनेट के जरिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी। ये जो पहल है ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल है। और महामारी में दुनिया भर में लोगों की गतिविधियों और आवाजाही में इस समय जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसी चुनौती के समाधान के लिए सभी राज्यों और केंद्र सरकार के लिए एक जो ये समस्या है कि कैसे इसका सुरक्षित रक्त सुनिश्चित हो पाए, सुरक्षित रक्त का आदान प्रदान हो पाए, ऐसे में नियमित रक्तदान की आवश्यकता को सुचारू ढंग से कैसे चलाया जा सके, इसी में ये मदद कर रहा है ई ब्लड सर्विसेज, जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है और ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल है। उसी के तहत ये लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आभासी मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ के नाम से जिसको जाना जाता है द्वारा निर्मित देविका और दूसरा है पुनेजा पुल का उद्घाटन 24 जून 2020 को किया। ये पुल किस राज्य में स्थित है? देविका और पुनेजा पुल ये कहां पर स्थित हैं? ये दोनों के दोनों पुल जो हैं ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और अभी आभासी मंच के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में ये पुल स्थित है, जो देविका पुल है। ये कहां पर है? उधमपुर में। उधमपुर में ये पुल स्थित है जो देविका पुल है। और जो पुनेजा पुल है ये डोडा जिले में स्थित है। डोडा जिला भी कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो ये डोडा जिले में स्थित है। और इसमें जो ये जो पुल है ये काफी दिन से इसकी डिमांड चल रही थी, अब इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के बारे में दो स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। बिल्कुल सही है, 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना की गई थी भारत में। और ये जो संगठन है ये अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका में भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना निर्माण का कार्य करता है। अब सोचिए, केवल भारत में करता है या यहां भी करता है? ये यहां भी करता है। अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका में भी
इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का कार्य करता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न हम आज का देखने जा रहे हैं डेली 30 का, कि हाल ही में भारत किसके उन्मूलन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र गठबंधन का संस्थापक सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र में कई कार्यक्रम जो चले करते हैं, उसके अंतर्गत गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन का संस्थापक सदस्य बना है भारत। और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भारत कार्य करेगा। और गरीबी वास्तव में एक ऐसी दशा है जिससे किसी को ना गुजरना पड़े, तो वो ज्यादा सही है। आर्थिक रूप से अगर देखें तो पैसे का अभाव ही गरीबी है, लेकिन आजकल सामाजिक तौर पे देखें तो कई बार रिश्तों में भी गरीबी आ जाती है, व्यक्ति का अकेलापन भी एक गरीबी। लेकिन यहाँ पर जो गरीबी की बात हो रही है वो आर्थिक वाली ही है। ठीक है, फिलॉसफी अगर ना देखी जाए तो, फिलॉसफी हटाई जाए तो केवल गरीबी का मतलब क्या है? जो वंचित है, जिनके पास खाने के लिए भी इंतजाम नहीं है, उनको इंतजाम करना पड़ता है। 2 जून की रोटी जुटाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे लोग अभी हैं। और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की दशा किसी से भी छुपी नहीं है, आपने उसको देखा होगा। खैर, आप लोग जब किसी लायक बने तो ऐसे कार्य जरूर करें जिनसे कि ऐसे वर्ग का उत्थान हो। और गांधी जी का जो स्टेटमेंट है कि कोई भी कार्य करिए तो ये सोच कर करिए, क्या समाज का जो सबसे पिछड़ा और सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वो उसका लाभ उठा पा रहा है कि नहीं। इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।